यह कहानी है खजाने से भरे एक भूतिया शिप की, जिस पर जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। कहानी शुरू होती है सन 1962 से, जब एक एंटोनियो ग्राजा नामी इटालियन शिप 600 यात्रियों को लेकर न्यूयॉर्क जा रहा था। चांदनी रात और खूबसूरत लड़की का गाना सुन सब मजे में डांस कर रहे थे। तभी एक आदमी जहाज के इंजन रूम से लिवर को ऊपर उठाता है, जिससे एक वायर टाइट होकर डांस कर रहे सभी लोगों के आर पार हो जाता है। देखते ही देखते उन सबका शरीर दो भाग में कट चुके थे। कोई अपना शरीर जोड़ने की कोशिश कर रहा था तो किसी का सर ही गायब था। एक बच्ची जिसका नाम केटी होता है वह बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट कम थी। ये सारा मंजर देखने के बाद वो जोर से चिल्लाती है। इसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला और इस घटना के 40 साल बाद एक खोजकर्ताओं की टीम समंदर से एक पुरानी शिप खोज कर ला रहे थे। तभी अचानक वो पुरानी शिप डूबने लगी। कैप्टन मर्फी रीजन जानने के लिए फौरन एप्स को उस शिप पर भेजते हैं, क्योंकि अगर सही टाइम पे टो किए हुए वायर को उस डूबते हुए शिप से अलग नहीं किया गया तो उसके साथ साथ इनकी टक बोट भी डूब सकती थी। कैप्टन को बताती है कि जहाज में दरार पड़ चुका है, अगले 4-5 मिनट में यह जहाज डूबने वाली है। कैप्टन आदेश देता है कि वो टो किए हुए वायर को खोलने वाले हैं, फौरन वहां से निकल जाओ। मंडर और डॉज भी उसे ऊपर आने के लिए बोल रहे थे, पर इस शिप को ढूंढने में उन्हें 3 महीने लगे थे। एप्स उसे ऐसे ही जाने नहीं देने वाली थी, इसीलिए मंडर और डॉज को भी नीचे कूदना पड़ा और शिप को डूबने से पहले ही वेल्डिंग करके बचा लिए, जिसको बेचकर जितने पैसे मिले कैप्टन मर्फी अपने सभी क्रू मेंबर में बराबर बराबर बांट दिए। यहीं पर जैक फेरीमन नामी आदमी उनके ऊपर बहुत देर से नजर गड़ाए हुए था। सही मौका देख हव कैप्टन से मिल एक शिप के बारे में बताता है जिस पर खजाना छिपा हुआ है। ये वही शिप की बात कर रहा था जिस पर 40 साल पहले किसी अनजान शख्स ने सबको मार दिया था। कैप्टन मर्फी ने भी उस गायब हुए एंटोनिया ग्राजा नामी शिप की कहानियां सुनी थी। जैक के पास उस शिप तक पहुंचने की पूरी जानकारी थी, इसके लिए वह उनसे खजाने का 20% शेयर का डिमांड रखता है। कैप्टन अपने क्रू मेंबर से डिस्कशन करने के बाद जैक को खजाने का 10% देने के लिए राजी हुए। नाना करते करते वह भी मान गया, जिसके बाद ये लोग अपनी टग बोट आर्कटिक वॉरियर को लेकर उस एंटोनियो ग्राजा नामी इटालियन शिप को ढूंढने निकल गए। लगभग 14-15 दिन समंदर में सफर करने के बाद एक शाम सैंटोस को रडार पर एक अजीब सी चीज दिखी। जब कैप्टन उसको देखने आए तो वह रडार से गायब हो चुका था। तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी शिप प्रकट हो गई, जिससे टकराने से यह लोग बाल बाल बचे। जब उसके ऊपर खोजी बत्ती जलाकर देखा गया तो पता चला कि यह वही शिप है जिसकी तलाश में यह लोग आए हैं। सबके चेहरों पर खुशी की लहर थी, क्योंकि यह शिप अंतरराष्ट्रीय समंदर के उस एरिया में मिला जहां पर किसी भी देश का दायरा नहीं है। ग्रियर और जैक को टक बोट पर छोड़ कैप्टन बाकी क्रू को लेकर एंटोनिया ग्राजा पर खजाना ढूंढने पहुंच गए। 40 साल से समंदर की मार झेल रही यह शिप अब खंडहर बन चुकी थी। एक जगह तो मंडल मरते मरते बचा। जब सभी मिलकर उसे ऊपर खींच रहे थे तभी एप्स को अचानक वो लड़की दिखी जो 40 साल पहले इसी शिप पर हुए नरसंहार में बच गई थी, और पलक झपकते वह गायब भी हो गई। एप्स अंदर ही अंदर डरी हुई थी, पर यह बात वह किसी को नहीं बताती। खजाने की जानकारी हासिल करने के लिए कैप्टन लॉग बुक का मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस शिप और खजाने के साथ यहाँ पर क्या हुआ कैप्टन ने लॉग बुक में जरूर लिखा होगा। लॉग बुक ढूंढने के लिए ये लोग कम्युनिकेशन रूम पहुंचे, जहां पर उनको एक डिजिटल घड़ी मिला, मगर 40 साल पहले ऐसी घड़ी नहीं हुआ करते थे। ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि जरूर इनसे पहले यहाँ कोई और भी आ चुका है। आज के लिए इतना काम करने के बाद ये लोग वापस अपने शिप पर लौट आए। कॉफी पीते पीते कैप्टन डिसाइड करते हैं कि अगले दिन शिप को टो करके खींच ले जाएंगे। सुबह होते ही शिप की जांच करने के बाद पता चलता है कि शिप में ताजा ताजा होल हुआ है, जिससे शिप धीरे धीरे डूब रही है। इस हाल में शिप को खींच कर ले जाना एक पंचर ट्रक को खींचने के बराबर था। मंडर इस ग्रुप का स्पॉट वेल्डर था। वह बताता है कि सड़े हुए कंपार्टमेंट को वेल्डिंग करने और पंप द्वारा पानी बाहर निकालने में उन्हें 2-3 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, इसलिए सब अपना औजार लेकर शिप पर पहुंच गए। मंडर और डॉज को सड़े हुए कंपार्टमेंट तक जाने के लिए रास्ता क्लियर करने की ड्यूटी मिली, जबकि एप्स मर्फी और ग्रियर कैप्टन की लॉग बुक और खजाना ढूंढने में लग गए। उधर टक बोट का इंजीनियर सैंटोस एंटोनिया ग्राजा से टक्कर में जो खराबी आई थी उसे ठीक करने में जुटा था। इतने में मर्फी को कैप्टन का रूम मिल गया। मर्फी इशारा करता है कि यहाँ अंदर क्या क्या खजाना है मुझे अकेले ही देखना है, इसीलिए ग्रियर यहाँ से निकल गया। दूसरी ओर एप्स भटकते भटकते स्विमिंग पूल में पहुंच चुकी थी, जहाँ पर बहुत सारे गोलियों के खोखे पड़े थे। इसका मतलब यहाँ पर गोलियां भी चलाई गई थी। पूल से वह जैसे ही बाहर निकलती अचानक वह भूतिया लड़की दोबारा उसके सामने आ गई, जिससे डरकर एप्स सर के बल गिरी और तुरंत बेहोश हो गई। उधर मंडर और डॉज इंजन रूम तक पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता लबालब पानी से भरा हुआ था। यह बात बताने के लिए वो एप्स से संपर्क करते हैं, पर रेडियो एक बार कनेक्ट होने के बाद लाइन कट जाती है, जिसे सुन एप्स होश में आ चुकी थी। उसके सर से निकला खून एक छेद में गया और बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से दूसरे छेद से बाहर निकलने लगा। इतने में जैक वहां आ गया। यह बात वह उससे बताती है कि उसने अभी अभी यहाँ पर एक छोटी लड़की देखी
जो अचानक गायब हो गई। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो, वो मर्फी और डॉज को वापस बुलाकर इस शिप से निकल जाएंगे। वहीं पूल इनके यहाँ से जाते ही पूरा खून से भर गया। दूसरी ओर मर्फी को कैप्टन के रूम से कुछ काम की चीज नहीं मिली। वहीं पर शराब की बोतल और एक ग्लास में पैक बनाकर रखा हुआ था। मर्फी जैसे ही उसे पीने वाला था, एकाएक शीशे में कैप्टन का चेहरा दिखा। डर के मारे उसके हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिर गया। अगले ही पल वह वहां से भाग खड़ा हुआ। यहाँ पर सबके साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। ग्रियर को तो उस लेडी सिंगर की मधुर सांग भी सुनाई देने लगी थी। वो उस आवाज के पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच गया। उस लेडी सिंगर का नाम था फ्रांचेस्का। वो वहीं पर बैठी सिगरेट पी रही थी। दूसरी ओर यह दोनों लॉन्ड्री रूम से होकर आगे जाने वाले गेट को जैसे ही खोलते हैं, अंदर इकट्ठा हुआ सारा पानी इनके ऊपर आ जाता है। उसके साथ साथ कुछ लाशें भी थी जो देखने से हफ्तों पुरानी लग रही थी। एप्स और जैक डर के मारे तुरंत वहां से बाहर निकल आए। तभी अचानक अपने आप दो दरवाजे खुले। एक में एक महंगी कार पड़ा था, जिसे देख जैक लड्डू हो गया, क्योंकि ये उसकी ड्रीम कार थी। पर एप्स को यहाँ अच्छा नहीं रहा था। बस वह किसी तरह इस शिप से उतर जाना चाहती थी। एकाएक उसकी नजर कार्गो रूम में रखे सामान पर पड़ा, जो कि अपने आप ही हिल रहा था। वो उसे हटाकर देखी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर सोने से भरा संदूक पड़ा था। यह बात वह सबको बताने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, लॉन्ड्री रूम का दरवाजा अपने आप खटखटाने लगा। एप्स यह देखने अंदर गई तो पता चला कि मर्फी और डॉज उसे डराने के लिए वहाँ पर छुपे थे। उनसे वो डेड बॉडी और खजाने के बारे में बताती है, पर वो खजाने की लालच में अंधे हो चुके थे। किसी को परवाह नहीं थी कि हफ्तों पुरानी वो डेड बॉडी किन लोगों की थी और उन्हें किसने मारा। यहाँ से इनको बहुत सारे सोने से भरे संदूक मिले, जिसकी कीमत लगभग 400 मिलियन डॉलर थी। सब रातों रात अमीर बनकर बहुत खुश थे, इसलिए भंगार शिप को यही छोड़ सब केवल सोना ले जाने के लिए राजी हुए। सबसे पहले ग्रियर टक बोट पर गया। कैप्टन और बाकी क्रू भी सोना लेकर उतरने ही वाले थे। इधर सैंटोस इंजन ओवरहॉल करने के बाद जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, लीक हो रहे गैस के चपेट में आकर बोट ब्लास्ट हो गया, जिसमें सैंटोस मारा गया। ग्रियर बोट के ऊपर था, इसीलिए बच गया। अब ये लोग इस सुनसान भूतिया जहाज पर फंस चुके थे, क्योंकि यहाँ से निकलने का जो जरिया था वह पूरी तरह से तबाह हो चुका था। टोनिया ग्राजा शिप पर भी लाइफ बोट नहीं था, जिसको लेकर ये लोग यहाँ से निकल सके। कितना एप्स सबको हौसला देती है कि वह प्रोफेशनल सॉल्वर्स है। कल से ही इस शिप को ठीक करना स्टार्ट कर इस मुसीबत से भी निपट लेंगे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था, इसलिए सभी लोग चिंतित थे। ग्रियर अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर अलग ही परेशान था, क्योंकि 2 हफ्ते बाद उनकी शादी होने वाली। गम भुलाने के लिए वो वहीं रखी पुरानी शराब नॉन स्टॉप पीते जा रहा था। दूसरी तरफ एप्स और जैक को कम्युनिकेशन रूम में यात्रियों की लिस्ट मिली। इतने सारे नाम देख उसे जानने की इच्छा हुई कि आखिर इन पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ होगा। यह जानने के लिए वह बारी बारी सभी पैसेंजर्स के कंपार्टमेंट को चेक करने लगी। जहां पर एक लड़की की लाश झूलते हुए देख उसके होश उड़ गए। उधर ग्रीर को पूरी बोतल घटकने के बाद चक्कर आने लगा। वहां पड़े सभी टेबल कुर्सियां मूवमेंट कर रहे थे। देखते ही देखते सब कुछ रिवाइंड होकर बिल्कुल चमचमा उठा। उसके सामने शिप के सभी लोग जिंदा खड़े थे और ग्रियर के लिए तालियां बजा रहे थे। यह देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लग रहा था कि 40 साल पुरानी शराब पीकर नशा चढ़ गया है। अगले ही पल लाल लिबास में लिपटी वो लड़की उसके करीब आ गई। उसे देख वो इतना खुश हुआ कि जानना ही नहीं चाहता था कि वह सपना है या हकीकत। बस जैसा चल रहा वैसा ही चलता रहे, उसके मन में यही ख्याल आ रहा था। उधर एप्स को उस लाश से एक लॉकेट मिला, जिसके अंदर उस छोटी लड़की के पेरेंट्स की फोटो थी, जो उसके पीछे ही खड़ी थी। उसे देख एप्स की हवा टाइट हो गई। उस लड़की का नाम था केटी। केटी कहती है कि वो लॉकेट बंद मत करना। बहुत सालों बाद मैं अपने मॉम डैड को देख रही हूँ। एप्स को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि एक मरी हुई लड़की उससे बात कर रही है, पर जैसे ही लॉकेट उसके हथेली के आर पार हुआ, उसे पूरा यकीन हो गया कि सच में वह भूत है। अगले ही पल अजीब अजीब सी चीजें होने लगी और एकाएक केटी गायब हो गई। उधर फ्रांचेस्का अपना सामान दिखाकर ग्रीर को अपने वश में कर चुकी थी। वो लट्टू की तरह उसके पीछे पीछे घूम रहा था। अगले ही पल वह उसको दबोच के चक्कर में गिरकर मर गया। दूसरी ओर मर्फी कैप्टन के रूम में सो रहा था। तभी टेबल पर रखी बोतल अपने आप सरकने लगी। जगह तो देखा कि एंटोनिया ग्राजा शिप के कैप्टन उसके सामने ही बैठे हैं। मरे हुए आदमी को देख मर्फी के गोटे जाम हो गए। यहाँ से वह दुम दबाकर भागने के फिराक में था, पर कैप्टन उसे शराब पिलाकर कहते हैं कि तुम नहीं जानना चाहते कि सैंटोस की मौत कैसे हुई। अगले ही पल वह कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। मर्फी उन फोटोग्राफ्स को देख दंग रह गया, क्योंकि यह 40 साल पुरानी जैक की फोटो थी और आज भी उसकी उम्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो फोटो में बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। मर्फी समझ चुका था कि जैक इंसान नहीं बल्कि भूत है। उसी ने खजाने की लालच दिखाकर उनको यहाँ फंसाया है। वो भागकर औरों को बताने जाते, उससे पहले ही सैंटोस ने घेर लिया, जो कि अब भूत बन चुका है। वो किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भागे। तभी
एप्स वहां पर आ गई, जिसकी शक्ल सैंटोस जैसी दिख रही थी। इसीलिए मर्फी ने उसको सैंटोस समझ उस पर हमला कर उसे मारना चाहा, पर जैक एन वक्त पे आकर उसे बचा लिया। उसके मार से मर्फी बेहोश हो चुका था। होश में आने के बाद वह किसी और पर हमला न कर दे, इसलिए उसे एक टैंक में बंद कर दिया गया। जिसके बाद यह लोग अपने प्लान के मुताबिक जहाज को ठीक करने में जुट गए। जल्द ही शिप में हुए दरार को वेल्डिंग कर पानी निकालने वाला पंप चालू कर दिया। स्टीयरिंग व्हील भी काम करने लगा। इनका प्लान क्लियर था। लहरों के सहारे शिप को टापू के पास ले जाना है और टापू पे उतरकर मदद आने का इंतजार करना है। काफी टाइम से ग्रियर नजर नहीं आ रहा था, इसलिए एप्स उसको ढूंढने निकल गई। केटी एक बार फिर उसके सामने थी। उसी की वजह से ही पता चला कि लालची टकला जुगाड़ के लालच में गिरकर मर गया। वो उसके खौफनाक मौत से काफी आहत हुई। तभी केटी उसके कंधे पर हाथ रख 40 साल पहले हुए उस नरसंहार का मंजर दिखाती है। डांस कर रहे लोगों के मरते ही शिप पे अफरा तफरी मच गई थी। जो मेज के क्रू थे वो सबको बेरहमी से मार रहे थे। बारी बारी सबको मशीन गन से भून दिया गया। उनके कहर से केटी भी नहीं बचे। खुद से लोग जहरीला खाना खाकर मर गए। इन सब के पीछे थी फ्रांसिस्का, जिसने सोना लूटने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा और शिप के सभी लोगों को मरवा दिया। अब सोना इनके कब्जे में था। शिप का फर्स्ट ऑफिसर भी फ्रांसिस्का से मिला हुआ था। फ्रांसिस्का के एक इशारे पे उसने मेस के सभी क्रू को मेंबर को भून डाला। उसको लगा कि सारा सोना और लड़की उसकी हुई, लेकिन अगले ही पल फ्रांसिस्का ने उसे भी टपका दिया। यहीं पर एंट्री होती है भूत राजा और इस षड्यंत्र के मास्टरमाइंड जैक की, जिसने फ्रांसिस्का को सोने की लालच दिखाकर यहाँ लेकर आया। और वो एक हुक कोई इशारा करता है जिससे उस सिंगर की भी मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर वो बच्ची उसे उस आदमी का चेहरा दिखाई है, जिसे देखकर मॉरिन पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक है। वही आदमी जो इन सबको यहाँ पर सोना ढूंढने के लिए लाया है। और मॉरिन समझ जाते हैं कि उसका साथी मर्फी वो पूरी तरह से बेगुनाह है। वो उसे बचाने के लिए एक्वेरियम की तरफ भागती है, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। कैप्टन की आत्मा ने जो उसे फोटो दी थी वो इसके हाथ में होती है, जो पानी में उसे देख लेती है। और ये फोटो और किसी की नहीं बल्कि जेक की है। जेक कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक इविल स्पिरिट है जो किसी के लिए आत्माओं को जमा करता है। हो सकता है कि वो शैतान के लिए कम करता हो, और यहाँ पर वो इन सबको मार कर इनकी आत्माओं को भी जमा करना चाहता है। मोरिन अपने साथी से कहती है कि तुम्हें जैक पर नजर रखनी होगी। मैं अपने दूसरे साथी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ जो पानी के अंदर है। मोरिन जब उस जगह जाती है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, जिसे जैक ने मार दिया है। वहीं जैक उस जगह आ जाता है जहां पर मॉरिन अपने साथी को कहा था कि वो जैक पर नजर रखें। जय और उसके बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, इसीलिए मॉरिन का साथी जैक को गोली मार देता है। उसे लगता है कि वो मारा गया, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। वहीं मॉरिन इस शीप को पूरी तरह से ब्लास्ट करना चाहती है, इसीलिए हर जगह बम फिट कर देती है। और तभी उसके पास उसका वह साथी आ जाता है जिसने अभी अभी जैक को गोली मारा है। वो मॉरिन को कहता है कि हमें शिप को ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, पर मॉरिन उसकी बात नहीं मानती। वो कहती कि मैं शिप को ब्लास्ट करके रहूंगी, क्योंकि इस शिप में बहुत सारी आत्माएं कैद हैं और भी लोगों को इस शिप में कैद करके लाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें मार दिया जाएगा। और कैद करने का एक ही जरिया है, जो है गोल्ड। और तभी उसका साथी जैक के रूप में बादल जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि जैक ने उस आदमी को भी मार दिया जिसने उसे गली मेरी थी। जैक उसे बताता है कि तुम्हारा और मेरा काम एक ही है। जिस तरह से तुम समंदर में फंसी हुई शिप को जमा करती हो, उसी तरह मैं सोल्स को जमा करता हूँ। पहले मैं भी इंसान था, लेकिन मैंने बहुत पाप किया था, जिसके बदले मुझे ये काम दिया गया। और अब मैं सोल कलेक्टर हूँ, जिसके लिए मुझे शिप की जरूर है, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस शिप को ब्लास्ट करो। पर मॉरिन उसकी बात नहीं मानती, इसीलिए जैक उसके ऊपर हमला कर देता है। मॉरिन एरो से उसे जख्मी कर देती और फिर इस बार उस रिमोट पर निशाना लगती है और खुद वह शिवा से कूद करती है, जिसके बाद शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब मॉरिन पानी के अंदर शिप के नीचे फंस चुकी है। पर तभी वहाँ पर इस बच्ची की आत्मा आती है जो मॉरिन को ऊपर का रास्ता दिखाते हैं। मॉरिन बड़ी मशक्कत से ऊपर आती है और देखती है कि शिप में जितनी भी आत्मा थी वो सब की सब आजाद हो चुकी है और वो आत्मा की दुनिया में जा रही है। इन आत्माओं में केटी की भी आत्मा है। दरअसल यहाँ पर जितनी भी आत्मा थी वो सब की सब जेक की गुलाम थी, क्योंकि मारने के बाद उसने हर किसी के हाथ में एक मोहर लगा दी थी। सिर्फ केटी की सोल उसकी गुलाम नहीं बन पाई, क्योंकि केटी की सोल पवित्र थी, इसीलिए बार बार मॉरिन की मदद कर रही थी। और अब केटी की सोल की वजह से मोरिन ने सभी आत्माओं को आजाद कर दिया। मोरिन एक बॉक्स के सहारे समंदर में तैर रही होती है और तभी वह एक शिप तक पहुंच जाती है, जो शीप उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। जब उसे बोट पर लाया जाता है तो वह अपनी एम्बुलेंस से देखते हैं कि जेक अभी जिंदा है और शिप का जितना भी सोना था वह उस सोने को एक दूसरे शिप में ट्रांसफर कर रहा है, ताकि उस सोने की लालच में और भी लोगों को मार सके, उनकी आत्माओं को कैद कर सके, जो कि उसका कम है। और यह पूरा मंजर देखकर मोरिन चीख पड़ती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।